ना पिछले 1000 साल में आप अगर देखो तो भारत की धरती पर बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं, मॉन्यूमेंटल वॉर्स, लेजेंडरी वॉर्स। मगर मेरे हिसाब से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स जो भारत की धरती पर लड़ी गई, जिनका एक बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट हुआ भारत की हिस्ट्री पर, भारत के भविष्य पर, वो थी द बैटल्स ऑफ तरेन, द बैटल ऑफ तरेन 1 एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इन दोनों जंगों में क्या हुआ था और जो रिजल्ट निकल के आया इन दो वॉर्स का, उसका रीजन क्या था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है हरियाणा में तरावरी, यहीं पर लड़ी गई थी बैटल ऑफ तरेन 1 एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। नाउ इस वीडियो का फॉर्मेट ऐसा होगा, पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन की, उसके बाद जो सेकेंड बैटल ऑफ तरेन है वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे गुरिड एम्पायर के बारे में और चौहान एम्पायर के बारे में। ना जो पहली जंग थी तराइन की, ये लड़ी गई थी 1191 में, और उस वक्त आप अगर देखो तो इंडिया का हाल कुछ ऐसा था, इस तरीके से वेरियस एम्पायर्स में इंडिया बटा हुआ था। और बीच में यहाँ पर आप देखोगे ये दो जो बड़े एम्पायर्स थे, चौहान्स का जो एम्पायर था और जो गुरिड एम्पायर था, इनके बीच में होने वाली थी बहुत ही बड़ी क्लैश पावर को लेकर। क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो मॉडर्न डे जो ईरान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बहुत सारा रीजन, वहां पर गुरिड एम्पायर बहुत हद तक फैल चुका था अंडर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर बहुत सी कॉन्क्वेस्ट करी और अब इसका टारगेट था इंडिया, क्योंकि इसको ये पता था कि इन दी एंड अगर एम्पायर को जिंदा रखना है, इसको रेवेन्यू अगर चाहिए, इसको और स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए इंडिया की कॉन्क्वेस्ट, एटलीस्ट जो नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी है, इसकी कॉन्क्वेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मगर मोहम्मद गौरी के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती का नाम था महाराज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने आसपास के एम्पायर्स के साथ या तो डिप्लोमेटिक अलायंस या तो उनको वॉर में हराकर जो चहामान एम्पायर है, जिसको चौहान एम्पायर भी आप कह सकते हैं, ये काफी हद तक फैला दिया था। और अगर हम मॉडर्न डे बॉर्डर्स के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अपने पीक पर पृथ्वीराज चौहान का एम्पायर इतना फैल चुका था। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर गुरिड एम्पायर को नॉर्थ इंडिया कब्जाना था तो उसके लिए पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो 1191 आते आते आसपास के किंगडम्स को, पूरे रीजन में सबको ये बात समझ आ चुकी थी कि बहुत ही जल्द एक बड़ी जंग यहाँ पर होने वाली है। पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी, दोनों के एम्पायर्स आपस में टकराएंगे। और मोहम्मद गोरी ने इनिशियली आप कह सकते हैं प्रोवोकेशन स्टार्ट कर दी थी चौहान एम्पायर की कुछ टेरिटरी कब्जा कर। उसने पहले बठिंडा में एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट किला था वो कब्जा लिया था, और उसके बाद चौहान पीछे नहीं रह सकते थे। उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि ठीक है, मोहम्मद गौरी को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करने का टाइम आ चुका है। और फिर उसके बाद हुई तराइन की पहली जंग। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से पूरी वॉर प्ले आउट हुई है। अगर हम बात करें नंबर्स की, मोहम्मद गौरी की जो टोटल आर्मी थी, बताया जाता है कि उसका नंबर 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास था, जिसमें बहुत सारे थे कैवलरी आर्चर्स, घोड़सवार, तीरंदाज। वेराज पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को आप अगर देखो तो टोटल नंबर था इनकी आर्मी का 50,000, जिसमें बहुत से हाथी थे, कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी इनके पास, और ऑफ कोर्स तीरंदाज इनके पास भी थे। मगर ये घोड़े पे सवार नहीं थे। और जो ये घोड़े पे सवार तीरंदाज थे, जो कंपोजिट छोटे से बो का इस्तेमाल करते थे, ये मेन स्ट्रेंथ थी मोहम्मद गोरी की। इन्हीं के दम पर मोहम्मद गोरी ने अफगानिस्तान, ईरान के आसपास, मॉडर्न डे पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया कब्जा लिया था। और ये जो स्ट्रेटजी है कि तीरंदाज को घोड़े पे बिठा के अटैक करने की, ये मंगोलों ने भी अपनाई थी, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सक्सेसफुल तरीके से। मगर महमूद गोरी को लगा कि ठीक है, ये स्ट्रेटजी मैंने ईरान में यूज़ करी, अफगानिस्तान में यूज़ करी, वहाँ पर सफलता मिली, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में यही करता हूँ। मगर ये मोहम्मद गोरी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जो ये कैवलरी आर्चर हैं ये तभी इफेक्टिव होते हैं, ये तभी बड़ा डैमेज कर पाते हैं जब दुश्मन की सेना बिखरी हुई हो। अगर दुश्मन की सेना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है, एक दूसरे को डिफेंड करना जानते हैं, तो कैवलरी आर्चर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर पहले यही सोचा, ठीक है फ्रंट अटैक करता हूँ सीधा आमने सामने। इसने अपने आर्चर्स को ये कहा कि जो सीधा पृथ्वीराज चौहान की आर्मी है, इसके बीचों बीच अटैक करना स्टार्ट करो। इसके आर्चर्स ने तीर बरसाने शुरू किए, कुछ थोड़ा बहुत लॉस हुआ, मगर पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, इनको प्रॉपरली अपनी ढाल यूज़ करनी आती थी, और मोहम्मद गौरी के आर्चर ज़्यादा कुछ डैमेज यहाँ पर कर नहीं पाए।
उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सिंपल यही ऑर्डर दिए, डायरेक्ट असॉल्ट करो, डायरेक्टली यहां पे अटैक करो मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी को इस वक्त कुछ पता था नहीं कि करना क्या है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी सेना थी, जिनके पास हाथी थे, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन्फेंट्री थी। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ने एक डायरेक्ट असॉल्ट किया और बहुत सारे सैनिक मोहम्मद गौरी के इसी असॉल्ट में मारे गए। नाउ इस दौरान ऑब्वियस ही बात है, मोहम्मद गौरी ने यह सोचा कि मुझे खुद आगे आना होगा, खुद कुछ यहाँ पे करके दिखाना होगा, ताकि बाकी सैनिकों का जो मोराल है वो हाई रहे, क्योंकि इस वक्त तक मोहम्मद गौरी की आर्मी को बहुत लॉसेस हो चुके थे। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे आगे आने की कोशिश करी, मगर गोविंद राय इनके सामने आ गए। गोविंद राय, मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बहुत सारे यही हमको बताते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान के भाई थे और इन्होंने डायरेक्टली अटैक किया यहाँ पर मोहम्मद गौरी को। और हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमको ये बताते हैं कि इन्होंने भाले से अटैक करके मोहम्मद गौरी को इतना डैमेज कर दिया कि मोहम्मद गौरी इसी बैटल में मरने वाला था। तभी एक तुर्किक सोल्जर यहाँ पे आया और उसने मोहम्मद गौरी को इस बैटल से घसीटा और इसको यहाँ से उठा के ले गए। अगर वो तुर्किक सोल्जर, जो बताया जाता है कि अपने आप में खिलजी था, उसने मोहम्मद गौरी को ना बचाया होता तो मोहम्मद गौरी हो सकता है कि अपने जख्मों की वजह से इसी जंग में मारा जाता। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली जंग मोहम्मद गौरी के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिजास्टर था। इसके कई सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए, काफी ह्यूमिलिएशन हुई और जो भी इसके प्लान थे इंडिया में और विस्तार करने के, अभी के लिए बिल्कुल फेल हो चुके थे। नाउ पृथ्वीराज चौहान के पास यहाँ पर एक ऑप्शन थी। ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही सिंपल थी कि मोहम्मद गौरी वापस, जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान है, उस एरिया के आसपास वापस छुप के चला गया था, उसको चेस करते, उसके पीछे जाते, उसको हंट डाउन करके मारते। मगर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर डिसाइड किया कि नहीं, अभी वो घायल है, भाग चुका है, उसको जाने दो। ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी यहाँ पर हार मानने वाला नहीं था। हालांकि मैं अगेन बहुत ही एक न्यूट्रल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, तो कुछ पर्शियन हिस्टोरियंस, अफगान हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को चेस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मोहम्मद गौरी की आर्मी जो घोड़े इस्तेमाल करती थी वो ज़्यादा एक बेहतर ब्रीड के थे, उनके घोड़े ज़्यादा ताकतवर थे, स्पीड ज़्यादा थी। तो अगेन इसके आपको बहुत से हिस्टोरिकल अकाउंट्स मिलेंगे, मगर इन दी एंड हुआ यहाँ पर क्या था कि मोहम्मद गौरी वापस गुरिड एम्पायर का जो बिल्कुल कोर है वहाँ तक पहुँच चुका था, अपने जख्मों पर लिटरली मरहम लगा रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करूं, कैसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एम्पायर है, चौहान का एम्पायर, इनको कैसे हराऊं। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी सुना है कि कई किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने 10-11 बार अटैक किया था इंडिया को, हर बार वो हारा। तो वो सब वॉर्स कौन सी थी? हम ये क्यों कहते हैं कि बैटल ऑफ तराइन बस 2 हुई है, पहली बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, बाकी जो 11 वॉर्स थी वो उनका क्या हुआ? देखिए, ज्यादातर आपको जो ये 11 और जो जंगे हुई थी उनके बारे में आपको डिटेल्स मिलेंगे पृथ्वीराज रासो में, मगर ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि बीच बीच में ऑब्वियसली जो गुरिड एम्पायर है, इनके सैनिकों ने थोड़ी बहुत यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करी, कभी किसी किले को अटैक करने की कोशिश करी, कभी साउथ से अटैक करने की कोशिश करी, मगर सारे जो छोटे अटैक्स थे वो फेल कर गए। इवेंचुअली जो 2 बड़ी जंगें हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, वो थी द बैटल ऑफ तराइन 1 एंड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। नाउ सेकंड बैटल में जाने से पहले मैं जानता हूं कि आप लोग जानना चाहेंगे ओके इवेंचुअली फिर सेकंड बैटल में क्या हुआ। वहां जानने से पहले मैं एक बार चाहता हूं कि गुरिड एम्पायर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, जो चौहान एम्पायर है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, तभी आप ग्रेविटी समझ पाएंगे कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन कितनी इंपॉर्टेंट थी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें गुरिड एम्पायर की, तो इन लोगों की अपनी यूनिक स्ट्रगल थी अपने आप में। अब इनकी भी अपनी कहानी थी। अगर हम बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो अब हो सकता है कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन भी पूछें कि अच्छा गुरिड एम्पायर, अच्छा इन्होंने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया था, तो क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ पे भी अटैक किया था, सोमनाथ के मंदिर को काफ़ी बार लूटा था, ये वही लोग हैं? तो इसका आंसर है नहीं, वो लोग दूसरे थे। वो था गजनीवाद एम्पायर। गजनीवाद एम्पायर शुरू हुआ था 975 में और ये एम्पायर ख़त्म हो गया 1187 में। और गजनीवाद एम्पायर से निकला था महमूद ऑफ गजनी, जिसने कई बार भारत को लूटा, यहाँ पर लूटमार करी, सोमनाथ मंदिर पे कई बार अटैक किया। वो महमूद ऑफ गजनी गजनीवाद एम्पायर का था। और जब गजनीवाद एम्पायर अपनी पीक पे था तो जो गुरिड एम्पायर था उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और जो महमूद ऑफ गजनी का एम्पायर था उसको एक्चुअली जो ये गुरिड लोग थे ये उससे नफरत करते थे, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी काफ़ी बार क्या करता था कि गुरिड लोग जो बेसिकली उस वक्त अफगानिस्तान के घोर रीजन तक सीमित थे,
जो महमूद ऑफ घोरी जहाँ से निकला वो ये रीजन था अफगानिस्तान का। उस वक्त एक बहुत ही छोटा सा आप कह लीजिए ट्राइब सा था, ये बहुत ही लिमिटेड इनके पास रिसोर्सेज थे। जो महमूद गजनी का एम्पायर था, गजनीवाद एम्पायर, जब भी कहता था कि चलो वॉर पे जाना है, ईरान की तरफ कोई वॉर लड़नी है, इंडिया की तरफ अटैक करना है, तो इनको लिटरली ये लोग रेंट पे हायर करते थे और कहते थे चलो एज फुट सोल्जर्स हमारे साथ चलो यहाँ पर। मगर धीरे धीरे अफगानिस्तान में इस रीजन के जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि एक बार अगर महमूद गजनी मर गया, इसका एम्पायर डिक्लाइन कर गया, तब हम लोग विस्तार कर सकते हैं, हम लोग गजनीवाद एम्पायर को रिप्लेस कर सकते हैं और फिर सामने आएगा एक गुरिड एम्पायर। और हुआ भी यही। जो गुरिड एम्पायर था अंडर मोहम्मद गौरी, इसने रातों रात गजनीवाद साम्राज्य को रिप्लेस कर दिया। और जो गुरिड एम्पायर था, इनके सपने एक्चुअली महमूद ऑफ गजनी से भी बड़े थे। महमूद ऑफ गजनी बेसिकली करता क्या था, इंडिया यहाँ पे आया, लूट मार करी, भाग के चला गया। मगर मोहम्मद गौरी के प्लान्स और ज़रा बड़े थे। उसने ये सोचा कि क्यों ना दिल्ली कब्जाई जाए, क्यों ना राजस्थान कब्जाया जाए, क्यों ना उत्तर प्रदेश, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश का जो बहुत सारा एरिया है ये कब्जाया जाए, क्यों ना एक लार्जर एम्पायर बनाया जाए। लूट मार में क्या रखा है, क्यों ना एक ह्यूज एम्पायर यहाँ पर स्थापित किया जाए। और मैं आपको ये बता दूँ, मोहम्मद गौरी के सपने उस टाइम के हिसाब से आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, क्योंकि उससे पहले किसी भी इस्लामिक रूलर ने दिल्ली पर राज नहीं किया था। मोहम्मद गौरी का प्लान यह था कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर यह पहला इस्लामिक रूलर बनता जिसका दिल्ली तक यहाँ पर राज होता। मगर मोहम्मद गौरी के सामने एक जो बहुत बड़ा चैलेंज था पृथ्वीराज चौहान, वो भी दूसरी तरफ रेडी हो रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि मोहम्मद गौरी हार नहीं मानेगा। ये अफगानिस्तान वापस गया है, अपने घाव भरेगा, फिर से सोल्जर्स इकट्ठे करेगा, एक बड़ी आर्मी इकट्ठा करेगा और फिर से एक अटैक करने की कोशिश करेगा। आज नहीं तो कल सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होनी ही है, इट इज़ इनेविटेबल। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई किस साल? देखिए, पहली जंग हुई थी 1191 में, जो दूसरी बड़ी जंग है वो सीधा उसके अगले साल 1192 में हो गई। मोहम्मद गौरी को इतनी जल्दी थी भारत कब्जाने की। तो खैर, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से कुछ महीने पहले आप अगर देखो तो जो चौहान एम्पायर था काफ़ी हद तक फैल चुका था। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वापस चौहान एम्पायर के पास आ चुका था। जो बठिंडा में गुरिड एम्पायर ने इनका एक जो किला कब्जाया था, ये भी इन्होंने वापस ले लिया था ऑल टुगेदर। और चौहान एम्पायर ने, पृथ्वीराज चौहान ने बार बार यहाँ पर यह कोशिश करी कि जो गढ़वाल एम्पायर है यहाँ पर, उस वक्त यहाँ के जो राजा थे जयचंद्र, इनके साथ एक अलायंस फॉर्म हो जाए ताकि गुरिड एम्पायर से दोनों मिलकर लड़ पाए। मगर गढ़वाल एम्पायर की तरफ से कोई सपोर्ट आया नहीं। उल्टा पृथ्वीराज चौहान को आप अगर देखो, कॉन्स्टेंटली यही सोचना पड़ा कि गुरिड एम्पायर तो यहाँ से अटैक करेगा, मोहम्मद गौरी तो यहाँ से अटैक करेगा, पीछे से गढ़वाल एम्पायर अटैक ना कर दे जब चौहान एम्पायर की वॉर खत्म होती है गुरिड एम्पायर से। तो कॉन्स्टेंटली इनको यहाँ पर यह सोचना पड़ा कि टू फ्रंट वॉर में यहाँ पर झेल रहा हूँ। और अगर उस वक्त 1192 के आसपास गढ़वाल एम्पायर के साथ चौहान एम्पायर की एक अलायंस हो जाती और दोनों मिलकर गुरिड एम्पायर से लड़ते, तो हो सकता है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का जो रिजल्ट है ये ऑल टुगेदर काफ़ी डिफरेंट होता। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। ना यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि अच्छा सर, एक्चुअली गढ़वाल के साथ उनकी एक अलायंस इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि एक रिलेशनशिप का इशू यहाँ पर आ गया था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी ने जो गढ़वाल के राजा थे जयचंद्र, उनकी जो बेटी थी उनसे शादी कर ली थी। और इस शादी के अगेंस्ट से जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे उनकी बेटी को इस तरीके से लिटरली भगा के ले गए थे। मगर ये वर्जन प्राइमरली आपको मिलेगा पृथ्वीराज रासों में, जो लिखी थी चंद बरदाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान के एम्पायर में इनके पोएट थे। बाकी और जो हिस्टोरियंस हैं, पर्शियन हिस्टोरियंस, इंडियन और जो हिस्टोरियंस हैं बाकी और रीजन के, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे वो रिलेशनशिप का इशू था नहीं। एक्चुअली काफ़ी जगह डिस्प्यूट भी किया जाता है कि क्या पृथ्वीराज चौहान ने जेन्युइनली संयोगिता को इस तरीके से भगा के उनके साथ शादी करी थी या फिर और तरीके से शादी हुई थी। खैर, ईदर वे इसको लेकर बहुत से आपको हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स मिलेंगे। प्राइमरली आप यही कह सकते हैं कि गढ़वाल एम्पायर को हेल्प करनी चाहिए थी चौहान एम्पायर की, मगर इन्होंने नहीं करी। ना फिर हम आते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पे। जी हाँ, वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाली थी। तराइन में दोनों जो यहाँ पर आर्मी के कैंप थे, गौरी के, चौहान के, दोनों रेडी थे, मगर वॉर शुरू हुई नहीं थी। कैंप्स यहाँ पर लगे हुए थे, दोनों आर्मीज एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रही थी कि पहले कौन मूव करेगा। कई दिनों तक एक्चुअली कैंप लगे रहे, वॉर स्टार्ट हुई नहीं। और चौहान का आप अगर देखो, इंडिया में बाकी एम्पायर्स के बीच में भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता था कि अगर जंग लड़ी जाएगी तो दिन में लड़ी जाएगी, जब सूर्यास्त हो जाएगा तो उसके बाद जंग नहीं लड़ी जाएगी। मगर मोहम्मद गौरी को इन सब रूल्स की कोई इज्जत थी नहीं। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की शुरुआत से पहले रात को पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पर अटैक कर दिया। इनके जो कैंप्स थे उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया।
उससे आप कह सकते हैं इनको कुछ लॉसेस हुए। इनकी आर्मी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वो काफ़ी हद तक शॉक थी कि हम आज के समय एक ऐसे दुश्मन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो रात को भी अटैक कर सकता है। मोहम्मद गौरी वॉज डेस्परेट फॉर विक्ट्री। उसको कोई इस वक्त पड़ी नहीं थी कि रूल्स क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं, ऑनर क्या होता है। ही जस्ट वॉन्टेड अ विक्ट्री। तो मोहम्मद गौरी के कारतापूर्ण पहले अटैक के बाद वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही दिन शुरू हुआ दोनों आर्मीज प्रिपेयर्ड हुई और इस बार एक्चुअली मोहम्मद गौरी के पास एक स्पेशल प्लान था। उसने यहाँ पर यह सोचा कि पहले की तरह ना इनसे 1-1 नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 1-1 लड़ लिया तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बुरी तरीके से कुचल देंगे मोहम्मद गौरी की पूरी आर्मी को। क्योंकि इस बार भी आप अगर देखो सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में भी आप अगर नोटिस करेंगे तो मोहम्मद गौरी की आर्मी के टोटल नंबर थे 1,20,000 के आसपास। ये हिस्टोरियंस हमको बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी का साइज था 3 लाख। तो इनके पास एक मैसिव आर्मी थी। मोहम्मद गौरी को यह पता था कि यह आर्मी अगर जुड़ी रही एज ए यूनिट तब तो भूल जाओ, कुछ इनके अगेंस्ट कुछ ज़रा हो नहीं पाएगा। इनको अलग अलग करना होगा। अपने जो ये घोड़सवार जो इनके आर्चर्स हैं, जो इनकी कैवलरी आर्चर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हाथियों को एक जगह लेके चले जाओ, इन्फेंट्री को एक जगह लेके चले जाओ। बेसिकली पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को ये चाहते थे कि ये फैला दे ताकि जो इनके कैवलरी आर्चर्स हैं इनको एडवांटेज मिल जाए। और इन्होंने किया भी ऐसा ही। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जो यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने फ्लैंक्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे फ्लैंक्स क्या होते हैं? फ्लैंक्स होते हैं दोनों कोने, लेफ्ट राइट में दोनों जो कोने होते हैं वहाँ पे मोहम्मद गौरी ने पहले अटैक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से लेफ्ट फ्लैंक को ऑल टुगेदर आर्मी से अलग कर दिया। लगातार तीरों की बौछार यहाँ पर होती रही और ये बहुत अनोइंग था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के लिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी के जो ये घुड़सवार आर्चर थे ये तीर मार के भाग जाते थे और ये इनकी स्पेशलिटी थी। तीर मार के भाग जाओ और भागते हुए भी लगातार तीर से अटैक करते रहो। तो जो यहाँ पर हाथी थे, घुड़सवार थे, इन्होंने इनको चेस किया और चेस करते वक्त इनको काफ़ी लॉस हुआ। इनको करना क्या चाहिए था कि एज ए यूनिट इकट्ठा रहते, डिफेंड करते रहते, फिर उसके बाद एक सिंगल असॉल्ट करते, मगर ये आप कह सकते हैं टैक्टिकल एरर हो गया इस बैटल में। फिर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो मोहम्मद गौरी ने लगातार यहाँ पे अटैक कर करके बहुत से जो यहाँ पर हाथी थे इनको इतना डैमेज कर दिया कि वॉर में इनका कोई खास रोल बचा ही नहीं। और फिर साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो दूसरा फ्लैंक था, जो राइट फ्लैंक था, यहाँ पर भी ये लोग अटैक करते रहे। यहाँ से भी जो कई सोल्जर्स थे ये आगे हो गए। तो ऑल टुगेदर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी काफी हद तक फैल चुकी थी और इनके लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। और जो ये टैक्टिक, जो वॉर टैक्टिक मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर यूज़ किया था, इसको आज के समय हम कहते हैं कैराकोल टैक्टिक। बहुत ही सिंपल टैक्टिक है, देखो आप अगर, मगर उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही मैं कहूँगा रेवोल्यूशनरी आइडिया था। यहाँ पे ये लोग करते क्या थे कि जो ये घुड़सवार तीरंदाज हैं ये एक के बाद एक अटैक करते थे इन अ सर्टन सर्कल। क्योंकि आप अगर देखो एक बार एक घुड़सवार ने तीर यहाँ पे मार दिया, उसके बाद उसको रीलोड करने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम वो वेस्ट नहीं करेगा। जैसे ही उसने तीर मार लिया वो वापस यहाँ पे चला जाएगा लाइन में, और जब ये पीछे जा रहा होगा लाइन में तो वापस अपना जो तीर है ये कंपोजिट बो में फिट कर देगा। उस दौरान जब ये पीछे जा रहा होगा एक और आर्चर आ जाएगा, ये अटैक करेगा, और सिमिलरली जो ये कैराकोल टैक्टिक है ये आगे बढ़ता रहेगा। और इस दौरान अगर मान लीजिए दुश्मन अगर आपका आगे आता है अटैक करने के लिए तो ये सर्कल बस थोड़ा बहुत पीछे हटता था और लगातार तीरों की बौछार यहाँ पर होती रहती थी। इट वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मगर एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टैक्टिक था ये वॉर में। तो जो ये कैराकोल टैक्टिक है ये इस्तेमाल कर करके मोहम्मद गौरी ने काफी डैमेज कर दिया पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को। और यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान जी ने एक बहुत ज्यादा मैं कहूँगा बड़ी गलती ये कर दी कि ये खुद आगे आ गए वॉर में। जो गलती करी थी मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तराइन द फर्स्ट में कि वो खुद आगे आ गया था, इस बार उसने वो गलती करी नहीं। ही मेड श्योर कि ये खुद कभी बैटल में आए ना। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर ये खुद आगे आ गए और इस दौरान बाकी आर्मी को हैवी लॉसेस हुए और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की सेना ने कैप्चर कर लिया। अब इससे क्या होता है कि बाकी जो सोल्जर जो लड़ रहे थे उनका मनोबल भी काफी हद तक गिर जाता है जब राजा को कोई कैप्चर कर ले। तो ऑल टुगेदर देखिए इस तरीके से सेकेंड बैटल ऑफ तरेन प्ले आउट हुई थी और चौहान एम्पायर की यहाँ पे हार हुई। और मोहम्मद गौरी का यहाँ पे जो सपना था कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर ये अपना एम्पायर मॉडर्न डे ईरान, अफगानिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान और ऑल टुगेदर उत्तर प्रदेश, बहुत सारा जो ये लैंड है यहाँ तक फैला देगा, ये अब फाइनली रियल हो चुका था। अब इस दौरान मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने उसके बाद जयचंद्र को भी हराया। अजीब बात देखिए, एक के बाद एक दोनों हारे, दोनों इकट्ठा अगर लड़ते
तो जीतने के चांसेस उनके काफ़ी हद तक बढ़ सकते थे। ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में जो पहली जो ये इस्लामिक इन्वेजन हुई थी, जहां पर जेन्युइनली एक एम्पायर फैला दिया गया, ये रुक सकता था, गुरिड एम्पायर रुक सकता था अगर दोनों जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान मिलकर यहाँ पे लड़ते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और अगर हम बात करें आफ्टर माथ की कि इस वॉर के बाद हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, तो देखिए इसके बहुत सारे आपको अकाउंट्स मिलेंगे। ज़्यादातर जो पर्शियन और अफगान हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गया था। अब वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ उसको लेकर बहुत से आपको वर्जन मिलेंगे। जो पृथ्वीराज रासू है वहाँ पे बताया जाता है कि चंद बरदाई भी इनके पीछे पीछे गए। पृथ्वीराज चौहान से वहां पे जब वो मिले तो वो देख के हैरान हो गए कि पृथ्वीराज चौहान की जो आंखें थी ये डैमेज कर दी जा चुकी थी। और वहां पर ये भी लिखा है कि मोहम्मद गौरी को इन दी एंड पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं एक तीर से। उसको लेकर एक बहुत ज्यादा एक इलैबोरेट स्टोरी है जिसके बारे में लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो में। मगर ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर जेल कर दिया गया था और इवेंचुअली इनको अफगानिस्तान में ही मार दिया गया था। और बीच में आप अगर देखो तो ये भी न्यूज आई थी कि पृथ्वीराज चौहान की जो ग्रेव है अफगानिस्तान में ये भी मिली है। और 2020 में आप अगर देखो सितंबर 2020 में ही रिसेंटली ही बहुत से जो यूके बेस्ड हिंदू एक्टिविस्ट हैं इन्होंने सरकार से ये भी कहा कि पृथ्वीराज चौहान के जो रिमेन्स आज भी अफगानिस्तान में हैं इनको वापस लाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से, चाहे इनका एक बार हम अब जाके विसर्जन तो करें, जो लास्ट राइट्स हैं हम यहाँ पे कंप्लीट करें। तो इसकी भी डिमांड रिसेंटली उठी थी, बट हमें 100% एक्चुअली पता नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या था इन दी एंड। वेराज मोहम्मद गौरी को आप अगर देखो तो इसका एक आपको मकबरा मिलेगा इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। और जो ये दो बैटल्स थी, बैटल ऑफ तराइन 1 और 2, इनके बाद से हमने देखा कि लगातार फिर बहुत से इस्लामिक रूलर्स ने इंडिया पे अटैक किया, काफ़ी बार कब्जा किया और एक तरीके से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। काफ़ी बार हिस्टोरियन सोचते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का अगर रिजल्ट कुछ और होता तो इंडिया ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होता, मॉडर्न डे पाकिस्तान ऑल टुगेदर डिफरेंट होता। तो हिस्ट्री पर इन दो बैटल्स का जो इम्पैक्ट है ये वर्ड्स में आप डिस्क्राइब कर नहीं सकते। कई सदियां ऑल टुगेदर बदल गई थी इन दो इंपॉर्टेंट वॉर्स की वजह से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में जो आपका सिलेबस होता है प्रॉपरली कवर होगा और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है प्रिपेयर करने का, तो आप परचेज कर सकते हैं 36 या 24 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।